नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कविता चंद्रग्रहण से लौटती बेर, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। इसमें कवि ने एक गांव की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। चंद्रग्रहण से लौटते वक्त, बेर मतलब वक्त, ये चंद्रग्रहण से लौटते वक्त चंद्रग्रहण गांव का जो है वर्णन किया है, उसकी खूबसूरती का वर्णन किया है। क्योंकि गांव में जो है हरियाली होती है, लोग आपस में प्रेम प्यार से रहते हैं, तो उसी का वर्णन कवि ने इसमें किया है। इसमें पहला पद्यांश है। देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। कवि कहता है कि मैं चंद्रग्रहण गांव की प्राकृतिक सुंदरता का जो दृश्य है वो देख करके आया हूँ। कवि कहता है कि अब मैं इस खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हूँ। मेड़ होता है जो दो खेतों के बीच में एक जो लाइन सी लगी होती है, जो जोड़े वाली, उसको मेड़ बोला जाता है। दो खेतों को अलग अलग करती है जो। तो कवि कहता है कि अब मैं खेत की मेड़ पर बैठा हूँ और वहाँ पर क्या है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। जो एक बीता यानी एक गिट के समान जो है छोटा सा हरे रंग का चना वहाँ पर खड़ा है। बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। और उसने क्या कर रखा है, मुरैठा यानी पगड़ी, अपने सिर पर गुलाबी फूलों की पगड़ी पहन करके जो है वो सजा हुआ खड़ा है। ये जो हरा चना है, उसके हरे चने के ऊपर जो है गुलाबी फूल आए हुए हैं। और कवि ने जो है उसका मानवीकरण किया है कि जैसे गुलाबी रंग की उसने पगड़ी पहन रखी हो, अपने आप को सजा रखा हो। और उसके पास ही क्या है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। अब कवि कहता है कि उस चने के पास ही जो अलसी का पौधा है वो हट करके वहाँ पर खड़ा हुआ है। और चने के पौधे के पास ही जो छोटा सा अलसी का जो पौधा है वो भी उगा हुआ है। कैसा है, बिल्कुल पतला, यानी जो उसकी वो जो है बिल्कुल जैसे हिलता है, लचकदार है। तो कवि ने जैसे कल्पना की है उसका भी मानवीकरण किया है कि देह की पतली है, यानी शरीर जो उसका बहुत ही पतला है, नाजुक सी है, और कमर जो है उसकी लचकदार है। नीले फूले सिर पर चढ़ाए, और नीले रंग के जो फूल हैं वो उसने सिर पर लगा रखे हैं। तो जो है जो हरा चना है उसके पास में ही अलसी का पौधा उगाया है, और उसने जो नीले रंग के फूल हैं वो अपने सिर पर लगा रखे हैं। अगला पद्यांश है। कर रही है, कह रही है जो छुए यह, दूँ खरीदे का दान उसको। अब यहाँ पर अलसी कहती है कि जो उसे छुएगा, यानी जो है मुझको छुएगा, यानी अलसी को छुएगा, उसको मैं अपना हृदय दान में दे दूँगी। आगे है। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। अब कवि कहता है कि जो सरसों है, जैसे सरसों होती है खेत में, पीले रंग के फूल आते हैं उसके ऊपर, तो कवि ने कल्पना की है कि सरसों की तो बात ही मत पूछो। क्यों? क्योंकि वो सयानी हो गई है, यानी शादी के लायक हो गई है, और उसने हाथ पीले कर लिए हैं, और ब्याह मंडप, और जो शादी का जो मंडप है उसमें पधारी है। यानी जो जैसे एक लड़की है वो बड़ी हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है, और फिर मेहंदी लगाती है, तो हाथ पीले करना, यानी यहाँ पर मुहावरा भी है, हाथ पीले करना यानी लड़की की शादी कर देना। तो यहाँ पर जो है मुहावरे का प्रयोग भी कवि ने किया है। तो सरसों को एक लड़की के समान जो है माना है। यहाँ भी मानवीकरण हुआ, यानी पूरी कविता में जो है कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया हुआ है। अब आगे है। फाग गाता मास फागुन, और जो फाग है
वो फागुन के गीत गाता हुआ जैसे आ गया हो। जो फागुन का महीना है, होली के महीने होते हैं, तो लोग जो हैं, जो औरतें हैं वो गीत गाती हैं। तो कवि जो है कल्पना कर रहा है कि फाग का महीना आ गया है और जैसे गीत गा रहा हो। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल खिल रहा है। अब कवि कहता है कि मैं यहाँ पर जो स्वयंवर है वो हो रहा है, मैं ऐसा देख रहा हूँ, और जो प्रकृति है उसका प्रेम से भरा हुआ जो आंचल है वो खिल रहा है, यानी प्रकृति का में प्रेम जो है वो फैल रहा है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो कवि जो है इसकी कल्पना कर रहा है कि जो प्रकृति का जो प्रेम रूपी जो आंचल है वो खिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। अब कवि ये कहता है कि जो ये गांव है वो व्यापारिक नगर से दूर है। यहाँ पर क्या है, प्रेम की भूमि उपजाऊ, यानी लोग जो हैं आपस में प्रेम प्यार से रहते हैं। जैसे बड़े बड़े नगर होते हैं तो उनमें तो ये भी नहीं पता होता कि ये हमारा पड़ोसी है, कौन है, मतलब आपस में जान पहचान नहीं होती। लेकिन गांव के लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, उनमें बहुत प्यार होता है। तो इसलिए कवि कहता है कि जो दूर व्यापारिक नगर से, जहाँ पर प्रेम की भूमि उपजाऊ है, मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और पैरों के तले है पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ। पोखर होता है तालाब, और कवि कहता है कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ मेरे पैरों के नीचे क्या है, एक तालाब है जिसमें लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, और जो उस पोखर का जो नीला तल है, जो नीचे है, उसमें क्या उगा हुआ है, भूरी भूरी जो घास है वो उगी हुई है। ले रही वह भी लहरियाँ, वो भी लहरें ले रही है। तो जैसे जैसे पानी हिलता है तो जो घास है जो उसमें उगी हुई है भूरे रंग की, वो भी साथ में हिलती है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चकमकाता। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, यानी सूर्य को बोला है। जो सूर्य है वो उगा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे कोई गोल खंबा हो, और वो पानी में से जो है चमकता है। तो जो है आँखों में जो है वो चमक रहा है, उसकी चमक पड़ रही है, यानी सूर्य जो है वहाँ पर चमक रहा है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब कवि कहता है कि जो जहाँ पोखर के किनारे पर वो बैठा हुआ है वहाँ पर बहुत सारे पत्थर भी पड़े हुए हैं, और ऐसा लगता है कि मानो वो पत्थर पानी पी रहे हों, और सदियों से, क्योंकि सदियों से वहाँ पर जो पोखर में जो पत्थर हैं वो पड़े हुए हैं। और कवि कल्पना कर रहा है कि न जाने इनकी प्यास कब बुझेगी। तो कवि को लगता है जैसे पानी पी रहे हों और पीते जा रहे हों, न जाने इनकी प्यास जो है वो कब बुझेगी। चुपचाप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। अब बगुला है उस पानी में चुपचाप जो है अपनी टांग डुबोए खड़ा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे वो सो रहा हो ध्यान निद्रा में, मतलब साधु की तरह जो है ध्यान लगा रहा हो। लेकिन जो वहाँ पर पानी में मछलियाँ जब आती हैं तो उनको देख करके अपनी जो ध्यान निद्रा है वो त्याग देता है, और चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, और चट से उस मछली को अपने गले में डाल लेता है, चोंच में दबा करके अपने गले में निगल लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। अब कवि कहता है कि वहीं पर पोखर में जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, एक काले माथे वाली एक चतुर चिड़िया जो है अपने सफ़ेद पंखों के जो झपाटे हैं वो मारती है, झपटे मारती है वो, और कहाँ टूट पड़ती है, जल के हृदय में, जो पानी है उसके बीच में टूट पड़ती है। क्यों? एक उजली चटोली मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, भी पानी में जो है वो झपाटे मारती है, और जल के हृदय में से एक उजली यानी सफ़ेद रंग की जो चंचल मछली है उसको अपनी पीली चोंच में दबा करके दूर आसमान में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से, और जहाँ पर कभी बैठे हैं वहाँ पर थोड़ी सी भूमि ऊंची भी है,
क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, रेल की पटरी गई, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं। कवि कहता है कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ से थोड़ी सी भूमि ऊंची उठी हुई है, क्योंकि वहाँ पर रेल की पटरी बनी हुई है और जो रेल है उसका कोई भी समय नहीं है, कब आएगी कब नहीं आएगी ये मुझे नहीं पता। मैं तो यहाँ पर स्वतंत्र होकर के बैठा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं भी नहीं जाना। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। अब कवि कहता है भी यहाँ पर जो जहाँ पर कवि बैठा है वहाँ पर क्या है, चित्रकूट की अनगढ़। अनगढ़ क्या होता है, जिसका कोई रूप आकार नहीं हो, मतलब अपने आप नेचुरल, कोई तिकोनी है, कोई चकोर है, कोई कैसी है, तो अनगढ़ यानी बिना गढ़ी हुई, यानी नेचुरल ही जो पहाड़ियाँ हैं, चौड़ी चौड़ी पहाड़ियाँ हैं, थोड़ी थोड़ी ऊंची है, मतलब इतनी ऊंची नहीं है वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं। दूर दिशाओं तक फैली, दूर दूर दिशाओं तक वो फैली हुई है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। और बांझ भूमि पर यानी उस भूमि पर कुछ भी पैदा नहीं होता। बांझ मतलब जहाँ कुछ पैदा ना हो, उस भूमि को बांझ भूमि बोलते हैं। बंजर, बंजर धरती है वहाँ पर, और वहाँ सिर्फ क्या खड़े हैं, सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गे का सवर टें टें टें, सुन पड़ता है वंशस्थली का हृदय चीरता। वहाँ पर सिर्फ क्या है, सब सुनसान है, वहाँ पर सिर्फ सूखे के यानी तोते का कवर ही जो स्वर है वो सुनाई देता है। और इस वनस्थली, जो सुनसान पड़ी हुई जो वनस्थली है, उसको चीरता हुआ सिर्फ तोते का जो स्वर है वही सुनाई देता है, और कुछ भी वहाँ पर नहीं है, सब निर्जन। उठता गिरता सारस का स्वर, टीटों टीटों मन होता है उड़ जाऊँ मैं, पर फैलाए सारस के संग जहाँ जुगल जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुपके चुपके। अब यहाँ पर जो है सारस का जिक्र आया है। सारस यानी मतलब दो जोड़ी होती है, जुगल यानी दो जोड़े वो इकट्ठे रहते हैं। तो कवि ये कहता है कि मैं भी उन सारस के स्वरों को सुनूं जो टीटों टीटों करता है, और मन होता है कि मैं भी, अब मेरे भी पंख लग जाएं और मैं भी उन सारस की जोड़ी के साथ जो है उड़ जाऊं हरे खेत में, और उनकी जो प्रेम कहानी है वो चुपचाप वहाँ पर जा कर के सुन लूँ। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता चंद्रगहना से लौटती बेर, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो आप इसको सुनिए और इसके क्वेश्चन आंसर कीजिए। धन्यवाद।